किसान कल्याण मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी, प्रदेश के जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, पशुधन के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, सहकारिता मंत्री श्री JPS राठौर जी, उद्यान मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, राज्य मंत्री कृषि और किसान कल्याण सरदार बलदेव सिंह ओलख जी, अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री मनोज कुमार सिंह जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कृषि विभाग के सभी अधिकारीगण, सभी कृषि वैज्ञानिकगण, हमारे प्रगतिशील अन्नदाता किसान और उपस्थित बहनों और भाइयों, वर्चुअल माध्यम से जुड़े हुए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों पर उपस्थित सभी कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक और उपस्थित हमारे अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर प्रारंभ हो रहे विकसित कृषि अभियान 2025 के उत्तर प्रदेश में शुभारंभ करते हुए मुझे प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के अपने सभी अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को हृदय से बधाई देता हूं, उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की पावन पुण्यतिथि भी है। इस अवसर पर चौधरी साहब के स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। बहनों और भाइयों, पहली बार हो रहा है कि देश के कृषि वैज्ञानिक जो अब तक लैब में बैठते थे, ICAR के बड़े बड़े संस्थानों में रहते थे, वे जमीन पर जाकर के लैंड को देख करके अन्नदाता किसानों के साथ कृषि की क्या चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए एक रणनीति के साथ कार्य करेंगे। ICAR, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र और अन्य संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक पहली बार ये जमीनी धरातल पर उतर करके एक बड़े पैमाने पर पूरे देश के अंदर इस अभियान के साथ जुड़ने जा रहे हैं। आज से लेकर 12 जून तक यह अभियान चलने वाला है और इस अभियान के क्रम में विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विजन दिया है, उसकी आधारशिला हमारी कृषि बनेगी और कृषि के माध्यम से हम इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में क्या कदम उठा सकते हैं, इस पर ये सभी लोग मिलकर के, चाहे वह कृषि वैज्ञानिक होंगे, कृषि विभाग से जुड़े हुए अधिकारी और कार्मिक होंगे, हमारे अन्नदाता किसान होंगे, वह कृषि के क्षेत्र में कार्य कर रहे होंगे, औद्यानिक फसलों के बारे में कार्य कर रहे होंगे, पशुधन के क्षेत्र में डेयरी संचालित कर रहे होंगे या फिर मत्स्य पालन के साथ जुड़े होंगे, जिस किसी भी कार्य के साथ जुड़े होंगे, इनको खेती किसानी के बारे में आधुनिक जानकारी उपलब्ध कराने के एक बड़े अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है। मैं इस अभियान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं।
आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 11 वर्ष के अंदर खेती और किसानी के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ है। पूरे देश के अंदर आपने देखा होगा पहली बार सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर के किसान सम्मान निधि तक ये किसान को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार आपको लग रहा होगा कि हमारे अन्नदाता किसान को एमएसपी का दाम मिलता हुआ दिखाई दिया है। पहली बार किसान को तकनीक के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हमारे अन्नदाता किसानों के लिए अच्छी किस्म के बीज और तकनीक देने के एक सेतु के रूप में कार्य कर सकते हैं। कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी अपने विश्वविद्यालय कैंपस को छोड़ करके किसान के खेत तक जा सकते हैं। यह विकसित भारत कृषि अभियान, विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य ही लैब टू लैंड, यानी अब लैब से लैंड तक जाना, किसान तक जाना। लैब में हम क्या कुछ कर रहे हैं वह जमीनी धरातल पर दिखता हुआ दिखना चाहिए। इसके लिए जो अभियान प्रारंभ हो रहा है यह अपने आप में एक अभिनव पहल है और इसमें कृषि वैज्ञानिक जो भी जाएंगे ये वहां के क्लाइमेटिक जोन को भी देखेंगे, वहां की भौगोलिक, वहां की सामाजिक, वहां की क्लाइमेटिक जोन की स्थिति के अनुरूप कौन से बीज यहां के लिए उपयोगी हो सकते हैं, कौन सी फसल उपयोगी हो सकती है, किस प्रकार की फसल बोई जानी चाहिए, बीज को समय पे बोना, अर्ली बीज का और लेट वैरायटी का क्या अंतर होता है, प्रोडक्शन पर इसका क्या असर पड़ता है, यह भी सब देखने का कार्य वे करेंगे और किसानों को, अन्नदाता किसानों को इसकी जानकारी देंगे। बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा पिछले 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इसके लिए भारी स्कोप है, भारी स्कोप है। यद्यपि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा पहले से उत्तर प्रदेश पे है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि की 10 से 11% हमारे पास है, लेकिन उत्पादन इसी 10 से 11% कृषि योग्य भूमि में उत्तर प्रदेश का हमारा अन्नदाता किसान देश के लिए 22 से 23% खाद्यान्न उत्पादन करने का काम करता है। बीच का कालखंड ऐसा था जिस कालखंड में अन्नदाता किसान सरकार के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया। लोग बोलते तो थे लेकिन जमीनी धरातल कुछ और थी। किसान को बीज नहीं मिलते थे, एमएसपी का दाम नहीं मिलता था, समय पे खाद नहीं मिलती थी, खेत के लिए पानी नहीं मिलता था, कोई तकनीक नहीं मिल पाती थी, सॉयल हेल्थ की कोई व्यवस्था नहीं थी, लागत कम हो उत्पादन ज्यादा हो इस पर किसी प्रकार का कोई जोर नहीं था। और आपने पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी जब आए उनके शीर्ष एजेंडे में किसान था, अन्नदाता किसान था, खेती किसानी थी। आते ही उन्होंने सॉयल हेल्थ कार्ड का एक अभियान चलाया। हर किसान के पास अपनी धरती माता के भी स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा हो, इसकी सुविधा उन्होंने उपलब्ध करवाई। और फिर यह अभियान आगे चला। प्रधानमंत्री किसान कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना, और फिर इसके बाद एक एक कदम आगे बढ़ते हुए एमएसपी होते हुए यह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि तक का लाभ आज हमारा किसान ले रहा है।
आप देखें पिछले 10-11 वर्ष में कितना परिवर्तन हुआ है, कितना परिवर्तन हुआ है। मैं देख रहा था गेहूं का दाम एक अन्नदाता किसान को 2014-15 में 1000 रुपया भी नहीं मिलता। आज उसी गेहूं का दाम इस वर्ष एमएसपी थी 2425 रुपये और प्रतिस्पर्धा इस कदर थी कि मार्केट में 2800 रुपये में किसान अन्नदाता किसानों ने अपना गेहूं बेचने का काम किया है। आप सोचिए 1000 रुपये का गेहूं पिछले 10 वर्ष में बढ़ करके 2800 रुपये तक प्राप्त कर रहा है किसान। ये अन्नदाता किसान के जीवन में आई परिवर्तन का परिणाम है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में किसानों के लिए सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी हुई, यानी लगभग 15 लाख किसानों के जो व्यक्तिगत ट्यूबवेल थे वो कनेक्शन हमने फ्री किए। राज्य सरकार प्रतिवर्ष लगभग 2500 करोड़ रुपए अपने पास से पैसा जमा करती है, उस पैसे को और किसान को फ्री में पानी दी। तो इसके अलावा सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के माध्यम से, बाण सागर परियोजना के माध्यम से, अर्जुन सहायक परियोजना जैसी परियोजनाओं के माध्यम से इसको समयबद्ध तरीके से पूरा करते हुए डबल इंजन की सरकार ने प्रदेश में 23 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाने का काम किया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए। कृषि विज्ञान केंद्र सरकार देना चाहती थी, लेकिन पिछली सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर उसे लागू नहीं करने देना चाहती। एक साथ जैसे साई जी कृषि मंत्री बने, कृषि मंत्री बनते ही उन्होंने प्रदेश के अंदर 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र को लाने में सफलता प्राप्त कर ली। बनते ही आज वे सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। 89 कृषि विज्ञान केंद्र आज कार्य कर रहे हैं। 4 कृषि विश्वविद्यालय पहले से थे और 5वां कृषि विश्वविद्यालय महात्मा बुद्ध के नाम पर उसी नगर में ही हम शाही जी की ही कर्म भूमि पर उसको स्थापित करने जा रहे हैं। आज प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी नई तकनीक की जानकारी और नए बीज की जानकारी अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रही है। कृषि विश्वविद्यालय भी अब इनोवेशन के, एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के नए केंद्र के रूप में उभरे हैं। उन्हें एक नई गति मिली है और उनकी ये नई गति प्रदेश की प्रगति में सहायक हो रहे हैं। आज हम देख सकते हैं कैसे हमारा अन्नदाता किसान अपनी इनकम को बढ़ा सकता है। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, गन्ना किसानों का। याद करिए 2017 के पहले प्रदेश के अंदर अक्सर आपको सुनने को मिलता था किसान को पर्ची नहीं मिली, उसने अपने खेत में आग लगा दी। किसान को 3 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष तक के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था। उसको मजबूर होकर के अपने खेत में आग लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता था, क्योंकि पर्ची नहीं है, उसको अगली फसल बोनी है, फसल पे आग लगाता था। एक किसान अगर इस प्रकार की घटनाएं कर रहा है, इस प्रकार का आक्रोश में है कि अपने द्वारा उगाई गई फसल पे आग लगा रहा है, इसका मतलब सरकार की क्या स्थिति रही होगी। 1996 से लेकर 2017 तक इन 22 वर्षों में गन्ना किसानों को जितना गन्ना मूल्य का भुगतान उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ, उससे 72,000 करोड़ रुपए ज्यादा अकेले हमने 8 वर्ष में अन्नदाता किसानों को दिए हैं। 2,85,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान अकेले उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों के पास डीबीटी के माध्यम से भेजा गया। बंद हो रही चीनी मिलों को चलाने का काम किया।
नई चीनी मिलों का स्थापना भी की। पिछली सरकारों ने जिन चीनी मिलों को बंद किया था उनको फिर से चालू किया और नई चीनी मिलों के साथ साथ पुरानी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण के कार्यक्रम में भी स्पीड लाने का काम किया गया। चीनी जितनी खपत होगी उतना हम लेंगे, शेष हम इथेनॉल का निर्माण करेंगे। इथेनॉल बना करके हमने उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन का रिकॉर्ड फिर बनाया, सर्वाधिक चीनी उत्पादन का लक्ष्य रिकॉर्ड भी बनाया, सर्वाधिक इथेनॉल उत्पादन के राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करने में, और आज सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाले राज्य में भी उत्तर प्रदेश आज शुमार हो गया है, आगे बढ़ रहा है। औद्यानिक फसलों में पैक हाउसेज बना करके उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को, औद्यानिक फसल के साथ जुड़े हुए किसानों को उनकी उपज का उन्हें अच्छा दाम मिल सके, इसके लिए उन्हें पैक हाउसेज के माध्यम से भी उन्हें एक्सपोर्ट की सुविधा दी, एक्सपोर्ट की सब्सिडी दी। वेजिटेबल के मामले में भी इसको आगे बढ़ाने का काम किया गया, एक नई गति इसमें देने का काम किया गया और आज इसका परिणाम हम सबको देखने को मिल रहा है कि हमारा अन्नदाता किसान अधिक मुनाफा इसके माध्यम से कर सकता है और वह इसके माध्यम से न केवल इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बल्कि यह और तेज गति के साथ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज हमारे पास पहले एक समय था 17 के पहले जब चीनी मिलें बंद होती थी, कोई चीनी मिल चलाने को तैयार नहीं था। आज हमारे पास नए प्रस्ताव आ रहे हैं कि हम भी नई चीनी मिल लगाना चाहते हैं। आज हमारे यहां प्रगतिशील किसान इस दिशा में एक नए केंद्र बने हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाले प्रगतिशील किसान, सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाले प्रगतिशील किसान, सर्वाधिक धान पैदा करने वाले प्रगतिशील किसान हमारे पास प्रदेश के अंदर मौजूद हैं, जिनका हमें प्रतिवर्ष हम सम्मान भी करते हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन्हें सम्मान भी करते हैं और साथ साथ फसल के विविधीकरण की ओर भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। फसल के विविधीकरण के माध्यम से, सफसली के माध्यम से उसकी क्षमता को बढ़ा सकता है, उत्पादन को बढ़ा सकता है, लागत को कम कर सकता है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में एक अभिनव प्रयास, जब हमारा कृषि वैज्ञानिक लैब से हटकर के लैंड में जाएगा, अन्नदाता किसान के साथ उसका संवाद होगा, दोनों के द्वारा जो संवाद किया जाएगा, इस संवाद भारत की कृषि के क्षेत्र में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, एक नई क्रांति की शुरुआत करने जा रही है। और इस नई शुरुआत के लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उनकी शुरुआत से हमने विकसित भारत की जिस परिकल्पना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को दिया है और उत्तर प्रदेश जिस क्षेत्र में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में जो कदम बढ़ाए हैं कि हम अगले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाएंगे, उस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाने के लिए आज हम लोग एक नया प्रयास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यह कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन इस दिशा में एक नया प्रयास है। यूपी एग्रीज के माध्यम से भी हम लोगों ने वर्ल्ड बैंक के माध्यम से, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के अंदर अक्सर देखते थे कि पश्चिम के किसान ने खेती की दिशा में प्रगति की, प्रत्येक क्षेत्र में प्रगति की, उन्होंने तकनीक अपनाया, मॉडर्न तकनीक को अपनाया, नए बीज उपलब्ध कराए, वे लोग उत्पादन बढ़ाने में, लागत कम करने, उत्पादन बढ़ाने में सफल हुए। यद्यपि वहां भी बहुत अभी संभावना है, लेकिन मध्य और पूरब के हमारे किसान इस दिशा में अभी काफी पीछे थे और इसलिए वर्ल्ड बैंक की मदद से 4000 करोड़ रुपए के एक प्रोजेक्ट को हम लोगों ने इस वर्ष यूपी एग्रीज के नाम पर
आगे बढ़ाया है, जिसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र के हमारे 28 जनपदों को हम इसके साथ आच्छादित करने जा रहे हैं, जिसमें किसान को खेती की तकनीक से लेकर के खेती और किसानी से संबंधित उन सभी माध्यमों, उन सभी के बारे में जानकारी देने का एक अभिनव प्रयास उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रारंभ किया है। और आज का विकसित कृषि अभियान उसी कड़ी को एक नए दिशा में आगे बढ़ाने का एक अभिनव प्रयास है। मुझे प्रसन्नता है कि आज खेती केवल कृषि विभाग का पक्ष इसमें मात्र नहीं है, इसमें जल शक्ति विभाग की भी उतनी बड़ी भूमिका है। जल शक्ति मंत्री भी यहां पर हैं, यहां पर हमारे पशुधन मंत्री भी यहां पर हैं, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी भी यहां पे हैं, उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी भी यहां पर हैं, और कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह ओलक वो स्वयं किसान भी हैं, प्रगतिशील किसान हैं, दोनों कृषि भी करते हैं, औद्यानिक फसलों में भी उनकी रुचि है और बहुत अच्छी खेती करते हैं। ये सभी तो मौजूद हैं ही। हमारे चीनी और गन्ना विकास के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण जी ये मथुरा में कृषि विज्ञान केंद्र से इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं, और मत्स्य विकास के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी ये वाराणसी में केवीके के किसानों के साथ में बैठ करके इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। यानी केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि हमारे मंत्रीगण भी अब ऑफिस से हट करके वे भी अब किसान के साथ धरती पर उतर करके इस अभियान को एक नई गति देने के लिए उतावले दिखाई दे रहे हैं। इस अभियान में उत्तर प्रदेश के अंदर जो एक क्रम चलना है, बहुत अच्छा एक योजना बनाई है। सभी 89 कृषि विज्ञान केंद्र, सभी 826 विकास खंड मुख्यालय, सभी 8137 जो हमारी न्याय पंचायतें हैं, इसमें जो कृषि किसान कल्याण केंद्र हैं, इन सबको इसके साथ जोड़ने का कार्य इन 15 दिन के कार्यक्रम के साथ ये सभी हमें वहां देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यह न केवल देश के कृषि के क्षेत्र में सबसे समृद्ध राज्य बल्कि पूरे देश के अंदर एक नया कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन हम सबको देखने को मिलेगा, जब एक साथ सभी स्टेक होल्डर्स, अन्नदाता किसान से लेकर के कृषि वैज्ञानिक तक और सभी इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एक साथ मिलकर के इस क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करने के एक साथ मिलकर के अभियान आगे बढ़ाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में विकसित कृषि अभियान एक निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आज के इस पूरे कार्यक्रम को हम सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं, प्रगतिशील किसानों के भी कार्यों का अवलोकन करें। और मैं तो इस बात को देखता हूं, अगर खेती समय पे बीज, अच्छा बीज मिल जाए और समयबद्ध तरीके से उसको हम आगे बढ़ा लें, क्योंकि हमारे सामने आज के दिन पे चुनौती है और वो चुनौती है क्लाइमेट चेंज की। आप देख रहे होंगे मानसून 15-20 दिन पहले दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आशंका है कि बीच में एक समय ऐसा आएगा जब फिर सूखा पड़ेगा, 1.5-2 महीने का कालखंडो रहेगा। और उस समय की चुनौती का सामना कैसे हमें करना है, इसकी रणनीति भी हमें अभी तैयार करनी होगी। फिर उसके बाद फिर बारिश आएगी, उस समय की परिस्थिति का सामना कैसे करना हो। और यह प्रोडक्शन पर, ये जो चेंज है, ये प्रोडक्शन पर असर डालता है। अगर समय पे खेत में बीज पड़ गया, अच्छी किस्म का बीज है, उत्पादन बढ़ेगा, अच्छा उत्पादन होता है। अगर बीज लेट में बोया, 1 महीना लेट होगा, याद रखना वो प्रोडक्शन पर कम से कम 30% का अंतर डालता है, 30% का अंतर डाल देता है। और वह भी हमें देखना होगा कि अगर लेट हम बो रहे हैं तो लेट वैरायटी के बीज का हम इस्तेमाल करके किसानों को बता सके। अर्ली बो रहे हैं तो अर्ली वैरायटी के बीज के बारे में हमें किसानों को बताना पड़ेगा। अच्छा बीज किसान को मिल सके, इसके बारे में जागरूक करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, लोगों को इसके बारे में अवगत करना पड़ेगा।
किस क्षेत्र में कौन सी संभावना ज्यादा बढ़ सकती है। अब तो मिलेट के लिए भी, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी, और साथ साथ दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए भी पिछले 8 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इनका उत्पादन बढ़ा है, लेकिन इसके लिए और कुछ क्या हो सकता है, इस दिशा में भी हमें प्रयास करना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं इस पूरे विकसित कृषि अभियान के लिए प्रदेश सरकार को और के सभी अपने कृषि वैज्ञानिकों को जो आईसीआर की लैब से और कृषि विश्वविद्यालयों से यहां पर प्रदेश भर में आ रहे हैं, इन सबका मैं स्वागत करता हूं। प्रदेश भर के अपने सभी कृषि वैज्ञानिकों का और कृषि विज्ञान केंद्रों से जुड़े हुए वैज्ञानिकों का, कृषि विभाग के अधिकारियों का आह्वान करूंगा कि आईसीआर के से जुड़े हुए, भारत सरकार से जुड़े हुए इन सभी कृषि वैज्ञानिकों के साथ मिलकर के हम किसान के खेत तक जाकर के उनकी समस्याओं के समाधान करने, बदली हुई परिस्थिति की चुनौतियों का सामना करने में हम लोग अपनी भूमिका का निर्वहन कैसे, किस रणनीति के तहत हमें करना है, इसके लिए हमें युद्ध स्तर पर मिलकर के हम काम करेंगे। इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान को सफलतापूर्वक क्रियान्वित करेंगे। आप सबके प्रति इस अभियान के लिए मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। और अब अंत में मैं माननीय कृषि राज्य मंत्री श्री बलदेव सिंह औलख जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। और चलिए आगे बढ़ेंगे। खबरों में बता दें कि स्वामी